कहते हैं? बिहेवियरल मीन्स, याद रखेंगे इसको। चलिए अब देखिए, अब ये जो है एबायोटिक फैक्टर्स में कि कौन कितना कैसे सह लेता है, सुन रहे हैं आप लोग, कौन होम्योस्टेसिस मेंटेन कर लेता है और कौन नहीं कर पाता है, इसके बेस पे कितने भाग में बांटे, कितने 3 पार्ट में, कितने पार्ट में? एक क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या? यस। अब देखिए पहला क्या है, रेगुलेटर्स। रेगुलेटर मतलब जो अपनी बॉडी के, सुनना, अब यहां से हम डिफिनेशन को गलत समझ लेते हैं, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज करता रहे हमेशा, जैसे रेगुलेटर से ये मतलब आता है रेगुलेट करना, नहीं ऐसा नहीं है। देखो क्या है, हमारे बॉडी का 37 है तो 37 ही रहने देना है, बाहर कुछ भी हो तो रेगुलेशन हम क्या कर रहे हैं कि बाहर वाला अंदर ना आ पाए इफेक्ट। ध्यान सुनना फिर से, अगर हम होम्योस्टेसिस मेंटेन कर लेते हैं तो हम रेगुलेटर हैं, हम क्या हैं? हम रेगुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लेकिन अगर हम नहीं मेंटेन कर पा रहे तो हम क्या हैं? कॉन्फर्मर्स। हम क्या है बाबू? कॉन्फर्मर। उस प्रोसेस को बोलते हैं कन्फर्म, क्या कहते हैं? कन्फर्म। ओके, अब देखिए क्या होगा, इसमें जो क्वेश्चन बनता है कंफ्यूजिंग वाला, ऑल बर्ड्स, सबसे पहले जितने बर्ड, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऑल एंड ऑल मैमल्स, ऑल बर्ड एंड ऑल मैमल्स, याद रखना इसको, ऑल बर्ड एंड ऑल, सम लोअर वर्टिब्रेट्स, सम ऑल नहीं, सम एंड इनवर्टिब्रेट, तो ये सम इसके लिए भी है, सम लोअर एंड, ठीक बाबू, नहीं तो ये ऑल लिखता, क्या लिखता? तो ऐसे क्वेश्चन अगर घुस के पूछना होगा तो वो कर लेगा। रेगुलेटर्स आर दोज हु मेंटेन अ कांस्टेंट एनवायरनमेंट इनसाइड द बॉडी व्हाटएवर बी द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, समझ रहे हैं? बाहर कुछ भी हो हम अंदर का मेंटेन कर लेंगे, और ये दो तरीके से होता है, एक हम थर्मो रेगुलेशन की बात करते हैं और एक ऑस्मो रेगुलेशन की। मींस हम हमेशा एग्जांपल के लिए थर्मो बोल देते हैं, लेकिन ऑस्मो भी होता है। मींस जैसे मैंने कल कहा था कि एक्वेटिक वाले को अगर फ्रेश वाटर कहां डाल रहे हैं? मैराइन में, तो वो मर जाएगा, और मैराइन वाले कुछ में डाल तो मर जाएगा, लेकिन अगर वो कन्फर्मर है तब मरेगा, अगर रेगुलेटर है तो मरेगा नहीं। तो मैक्सिमम जो मछलियां होती हैं क्या होती हैं? कन्फर्मर्स होती हैं। मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स क्या होते हैं? कन्फर्मर होते हैं, इसलिए वो एग्जांपल दिया जाता है, ठीक है ना? तो अब देखिए फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल मीन्स से कैसे करते हैं हम लोग, फिजियोलॉजी से भी कर सकते हैं, और याद रखना इस बात को, एनसीईआरटी ने लिखा है रेगुलेशन जो प्रोसेस है वो हम फिजियोलॉजिकल तो करते हैं, लेकिन सम टाइम, लिखा है सम टाइम बिहेवियरल ऑल्सो, क्या लिखा है? बिहेवियरल ऑल्सो। जैसे कि हम ही लोग तो हैं जो एसी यूज कर रहे हैं, हम ही लोग तो हैं जो क्या कर रहे हैं? हीटर का यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के अंदर क्या ये फिनोमिना नहीं है? क्या है? लेकिन हम और रिलीफ चाहते हैं, तो दोनों तरीके से हम कर रहे हैं, ये बात याद रखना, सब ये मिस कर देते हैं। एनसीईआरटी ने लिखा है बिहेवियरल ऑल्सो, ठीक है। तो सक्सेस ऑफ मैमल्स किसकी वजह से है? ड्यू टू होम्योस्टेसिस। मैमल्स इतना हर जगह पे हैं, हर जगह जहां चले जाओ मैमल्स मिल जाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि वो यूरीथर्मल है, वो यूरीहेलाइन है, वो होम्योस्टेसिस मेंटेन कर ले रहे हैं, समझ रहे हो? तो होम्योस्टेसिस की वजह से ही वो हर जगह पाए जा रहे हैं, उनका रेंज बहुत बड़ा है, यानी कि सक्सेस ऑफ मैमल ऑन अर्थ इज ड्यू टू होम्योस्टेसिस, ठीक है। अब जो हम कॉन्स्टेंसी की बात करते हैं, किसके किसके लेके करते हैं? या तो टेम्परेचर या तो ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कंसंट्रेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन इन ओवरऑल बॉडी, समझ रहे हैं? और इसके लिए कौन देखभाल करता है? किडनी। कौन करता है? याद आ रहा है बाबू? चलिए, दूसरा है कन्फर्मर्स। दूसरा क्या है? कन्फर्मर्स। ये कौन होते हैं? नियरली ऑल प्लांट, यानी एक्सेप्शन होगा, ध्यान समझना, ऑल प्लांट नहीं, नियरली ऑल प्लांट। देख रहे हो ना, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, पक्का बता रहे हैं। तो नियरली ऑल प्लांट एंड 99% ऑफ एनिमल्स, ओवरवेलमिंग लिखा हुआ है, मींस 99% ऑफ एनिमल्स, यानी कि हम कहें तो जो अर्थ पे पॉपुलेशन है उसमें से हम कह दें कि 99% जो पॉपुलेशन है, प्लांट हो या एनिमल, सब क्या है? कन्फर्मर्स हैं। सब क्या है? कन्फर्मर्स। लेकिन ये वर्ड याद रखना, नियरली ऑल प्लांट एंड 99% ऑफ एनिमल्स, ये सब क्या है? कन्फर्मर्स है, याद रखेंगे। कन्फर्मर्स कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, ये लोग नहीं कर सकते, तभी तो कन्फर्मर है, नहीं तो क्या होते हैं? रेगुलेटर्स होते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। व्हाई कन्फर्मर्स हैड नॉट इवॉल्व टू, अब देखो कन्फर्मर्स क्यों रेगुलेटर नहीं हो पाए? ऐसा तो है नहीं कि चाहते नहीं थे। जो कन्फर्मर्स हैं, मान लो प्लांट है, बेसिकली आप देख रहे हैं नियरली ऑल प्लांट, और जो एनिमल्स में है वो भी कैसे ऑर्गेनिज्म, जो छोटे मोटे हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, जिनके पास एनर्जी का सोर्स बहुत ज्यादा नहीं है। देखो मैंने कहा होम्योस्टेसिस जो होता है बाबू, एक बहुत ही एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है?
हम लोग 3-4 टाइम रोज खाना खाते हैं इसीलिए, ताकि होम्योस्टेसिस क्या कर सके, मेंटेन कर सके। अभी 2 दिन ना खाना मिले तो अभी सब औकात सामने आ जाएगा। और बाबू जो शिकार हैं, शिकारी कर रहे हैं, उनको तो बिल्ली बाबू कभी कभी 2-2 दिन चूहा नहीं मिलता, बेचारी क्या करे, मर जाती है बाबू, मर जाती है क्या, जिंदा है कि नहीं। अच्छा मान लो कोई पेड़ है, क्या है, उसको तुम रोज खाद देते हो क्या, पानी खोज के लाता है ना, पता नहीं रोज लेता हो कि नहीं लेता, पता नहीं कब मिलता है कब नहीं मिलता है, तो वो कन्फर्मर्स है, वो क्या है, कन्फर्मर्स। तो एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसीलिए इवोल्यूशन नहीं हो पा रहा है इनका। तो देखो क्या लिखा है आंसर, टू कंजर्व एनर्जी, एनर्जी ऐसे ही कम है जो है उसको बचा के रखें, हम नहीं होम्योस्टेसिस करेंगे लेकिन जिंदा तो रहेंगे। थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन आर एनर्जेटिकली कंज्यूमिंग या फिर एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, दोज ऑर्गेनिज्म हु कैन नॉट अफोर्ड दीज प्रोसेस बिकम कन्फर्मर्स। समझ रहे हो? तो गरीब के पास क्या नहीं है बाबू, तो कन्फर्मर्स गरीब हैं, ऐसे गरीब हैं जिसके पास होम्योस्टेसिस नहीं है या फिर एसी नहीं है। समझो गरीबों। क्वेश्चन क्या है भाई, डर गए? अच्छा हाथ है, उनके तार है। ये देखो विच आर नॉट कन्फर्मर्स, बताओ बिना आंसर देखिए बताओ। हाँ दिख गया, दिमाग मत लगाना, कल एक क्वेश्चन दिए थे टेस्ट में, कई लोग का गलत हुआ था। देखो विच आर नॉट कन्फर्मर्स, पहले ये दिमाग में लाओ, कन्फर्मर कौन है, तो बताओ कन्फर्मर कौन है? ठीक, समझ गए? नहीं समझे? पीडीएफ है, बढ़िया से करना, ऐसे क्वेश्चन एक आध जरूर मिलेंगे टेस्ट में, फिर कहोगे पढ़ाया नहीं। ठीक है, थर्मोरेगुलेशन की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं बाबू? थर्मोरेगुलेशन। इट इज एन होगा ना, बताओ एसएससी वालों। यस वेरी गुड। एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस, थर्मोरेगुलेशन बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, तो पैसा वाला एक्सपेंसिव नहीं, कैसा, एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव। अब देखिए आपके सामने पेज है क्या, कौन रूल, बर्गमैन रूल लिखा है मैंने, 224 पेज पे दिया होगा एनसीईआरटी में। तो बर्गमैन रूल नाम नहीं लिखा है इसलिए मैंने पेज लिख दिया, क्योंकि उसका नाम नहीं लिखा है, बस ये लिखा उसने कि ऑर्गेनिज्म ऑफ वेरी स्मॉल बॉडी साइज आर फाउंड इन वार्मर एरिया व्हाइल ऑर्गेनिज्म ऑफ लार्जर बॉडी साइज फाउंड इन कोल्डर एरिया। तो ये एग्जैक्टली ये नहीं लिखा है, ये लिखा है एग्जैक्टली, मैं बता रहा हूं क्या लिखा है, कि लिखा है ऑर्गेनिज्म ऑफ वेरी स्मॉल बॉडी साइज रेयरली फाउंड इन, हाँ वही बतिया अरे वेरी रेयरली मतलब ठीक है बाबू ऐसे समझो। देखो ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स ऑफ वेरी स्मॉल बॉडी साइज आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन। क्या लिखा है? यानी कि ठंडे एरिया में छोटे छोटे बॉडी वाले जानवर नहीं पाए जाएंगे या बहुत कम पाए जाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, बहुत छोटे, उनके बॉडी का सरफेस एरिया ज्यादा होता है इन कंपैरिजन विद देयर वॉल्यूम, इन कंपैरिजन टू देयर, या तो हम कह दें कि जो छोटे जानवर होते हैं उनका सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है, ज्यादा। और जब सरफेस एरिया का वॉल्यूम का रेशियो ज्यादा होगा तो बाबू सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज्यादा तो हीट लॉस भी ज्यादा। अरे ठंडा के क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि हीट का लॉस कैसे होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। समझ रहे हो? याद रखेंगे। तो ये मैंने मैथमेटिकल आपको एक डेरिवेशन बताया था कि मान लो कोई छोटा सा है एक जानवर, उसका जो है साइड, मान लो क्यूब का हमने एग्जांपल दिया था, उसका साइड है 3, कितना साइड है, सेंटीमीटर की बात कर लें अगर तो वॉल्यूम कितना होगा, a क्यूब 27, सरफेस एरिया कितना होगा, 6a स्क्वायर होता है तो कितना हो जाएगा 54। तो अगर हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो ले लें तो कितना आएगा 54/27, कितना आएगा 2। अगर हम दूसरा एक जानवर, बड़े जानवर की बात करते हैं, मान लें तो इससे बड़ा ही होगा, तो उसका साइड कितना है 5, तो वॉल्यूम कितना होगा 125, a क्यूब कर लेना, सरफेस एरिया कितना होगा 150, कैसे आएगा 6a स्क्वायर से। चलिए तो देखेंगे हम सरफेस एरिया अपॉन अगर वॉल्यूम करेंगे तो आएगा 6/5 दैट इज 1.2। तो देखिए सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम का रेशियो यहाँ पे कितना आया है 2, यहाँ पे कितना आया है, किसका ज्यादा, छोटे वाले जानवर का। तो छोटे वाले जानवर का सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम का रेशियो क्या आ रहा है, ज्यादा, तो हीट लॉस क्या होगा, इसीलिए उसकी पाए जाने की संभावना क्या होगी, कम। कहां पे, पोलर रीजन में। तो याद रखना कि जो छोटे जीव जंतु होंगे वो ठंडे एरिया में पाए नहीं जाएंगे, जो बड़े होंगे वो पाए जाएंगे, और छोटे वाले कहां पाए जाएंगे, वार्मर रीजन में। कहां पाए जाएंगे, कोई दिक्कत बाबू? इसे कौन मैन रूल कहते हैं बाबू, बर्गमैन। और किस पेज पे है ये, पुराने वाले में। ठीक है, यहाँ पे देखें ये जो ग्राफ है बाबू, ये तो हर जगह आ जाता है बिना मतलब के, तो रटना नहीं है। ये है इंटरनल कंडीशन, ये बाहर वाला क्या है, एक्सटर्नल।
तो अगर किसी का बॉडी इंटरनल मतलब इंटरनल बॉडी टेम्परेचर अगर एक्सटर्नल के हिसाब से बढ़ रहा है, ये कैसा ग्राफ कहते हैं इसको, y इक्वल टू mx का ग्राफ है, ओरिजिन से निकल रहा है। और अगर ऐसा ग्राफ है इसका मतलब क्या है कि ये इसका सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो ये चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज हो रहा है, और ऐसा किसमें होता है, कन्फर्मर। तो ये ग्राफ किसको शो कर रहा है, कन्फर्मर्स को। अरे ये कैसा भी हो, कितनों बढ़ जाए, लेकिन ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये कैसा है, रेगुलेटर। समझ रहे हैं कि अगर 37 है तो कितना रहेगा, 37 ही रहेगा, कुछ भी हो जाए तो क्या हो गया, रेगुलेटर। कुछ लोग होते हैं बाबू, याद रखेंगे इसको, डबल फेस जो कहते हैं, यानी कुछ देर तक कन्फर्मर होंगे फिर क्या हो जाएंगे, रेगुलेटर। ठीक है, अब एनसीईआरटी ने उल्टा लिख दिया है। एनसीईआरटी ने लिखा है कि कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ देर तक रेगुलेट करेंगे फिर क्या हो जाएंगे, कन्फर्मर्स। तो कोई दिक्कत नहीं, बात वही है, मतलब वही है। समझ रहे हैं बाबू, कोई दिक्कत किसी को। चलिए आगे देखते हैं। पार्शियल रेगुलेटर वही है, कुछ देर तक रेगुलेटर फिर कन्फर्मर। देखो अब ये तो हो गया था, मतलब ये बात हो गई, जन्म की बात हो गई कि जो जन्म ले रहे हैं या तो रेगुलेटर होंगे या तो क्या होंगे, कन्फर्मर। अब देखो, इफ स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशन इज ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, याद रखना इसको। अगर मान लो अचानक से कोई रेगुलेटर हो कन्फर्मर हो फर्क नहीं पड़ता, अगर कुछ ऐसा हो गया, क्या हो गया, अच्छा जैसे मैंने कहा कि जो बर्ड्स आते हैं, बर्ड्स क्या होते हैं, रेगुलेट्स होते हैं, रेगुलेटर होते हैं। तो फिर क्या जरूरत थी उनको माइग्रेशन करने की, समझ रहे हैं। कभी कभी स्थिति इतनी भयानक हो जाती है कि ये सब रेगुलेटर कन्फर्मर काम होम्योस्टेसिस भी काम नहीं करता है, याद रखना इस बात को। तो जो जैसे मैंने बताया था साइबेरियन बर्ड्स थे, वो बर्ड हैं तो रेगुलेटर्स हैं, और रेगुलेटर्स अगर हैं, अगर रेगुलेटर वो हैं बाबू, तो क्या इसका मतलब ये है कि इतना ज्यादा ठंडी पड़ जा रहा है कि उनका होम्योस्टेसिस भी काम नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में वो कहाँ आ रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं जहां पे गर्मी है थोड़ा सा, जहां उनकी देखभाल होगी। तो वही कह रहा है, अगर स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशन इज ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, कुछ महीने के लिए है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 4 हफ्ता 2 महीना 3 महीने के लिए है, तो क्या कहेंगे, ऑर्गेनिज्म कैन हैज अदर अल्टरनेटिव, कुछ और ऑप्शंस हैं। उसमें पहला क्या है, माइग्रेशन, दूसरा क्या है, सस्पेंशन। पहला क्या है, माइग्रेशन, दूसरा क्या है, सस्पेंशन। पहला होता है सस्पेंशन मतलब होता है कि अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या कर देना, सस्पेंड कर देना। ऐसा सब लोग नहीं करते हैं, देखो उसके लिए अलग वर्ड है। हम सस्पेंशन में कई सारे एग्जांपल देखेंगे। सस्पेंशन का मतलब क्या है कि थोड़ा अपना चहलकदमी रोक देना, मींस हम खाना शिकार पे नहीं निकलेंगे, हम जो है अपने बिल के बाहर में नहीं जाएंगे। तो हमको पता है कि आने वाला जो जून जुलाई महीना है, इतना धूप है, हम बाहर जाएंगे जल के मर जाएंगे, इसीलिए हम जून जुलाई का हिस्सा खाना हम बेटर के क्या है रखे हैं पहले ही से। तो इसे बोलते हैं सस्पेंशन। क्या बोलते हैं, चलिए अब देखते हैं क्या लिखा। इन स्ट्रेसफुल कंडीशन व्हेन एन ऑर्गेनिज्म सस्पेंड देयर ग्रोथ और मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सस्पेंड करता है कि मतलब ऐसा नहीं रोक नहीं देगा, स्टॉप नहीं कर देगा। स्टॉप जो करता है उसके लिए डोरमेंसी वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि ग्रोथ, हम मान लो बढ़िया से अगर कोई जेल में चला गया तो उसे अच्छा खाना मिलेगा, बस जीने के लिए मिलेगा, तो उसका एक तरह से देखिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो गई है, कम हो गई है, हो गई कि नहीं, ग्रोथ क्या हो गया है, कम हो गया है कि नहीं बाबू। तो सस्पेंशन में एग्जांपल में आता है पहला स्पोरुलेशन, बताए थे हम, क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया प्लांट फंजाई, ये बताते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे स्पोर्स बन गए हैं बैक्टीरिया में, मान लो स्पोर बन गया, बैक्टीरिया मर गया, लेकिन उसका स्पोर अभी क्या है, जीवित है। स्पोर जो होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, यानी कितना भी कुछ भी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आए, तो कुछ स्पोर बच जाएंगे। तो फिर जब तूफान खत्म हो जाएगा, जब नेचुरल जो भी था डिजास्टर खत्म हो गया, तो फिर से उग जाएंगे। तो अब लेकिन बैक्टीरिया का जो है नामो निशान मिटा तो नहीं ना, अभी भी बचा है किसके रूप में, स्पोर के रूप में। इसे बोलते हैं स्पोरुलेशन। क्या बोलते हैं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। किसका एग्जांपल है ये, सस्पेंशन का। दूसरा क्या है, डायपॉज। डायपॉज में क्या होता है, देखिए, डायपॉज सस्पेंड डेवलपमेंट बाय जू प्लैंक्टन्स का, किसका, जू प्लैंक्टन जो होते हैं। जू प्लैंक्टन मैंने बताया था, एक होता है जू प्लैंक्टन जो किससे मिलता जुलता है, एनिमल से, एक होता है फाइटोप्लैंक्टन किससे मिलता जुलता है, प्लांट से, और ये पैसिवली फ्लो करते हैं किस पे, वाटर पे। चलिए, तो लेक्स एंड पॉन्ड्स में पाए जाते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, अपने डेवलपमेंट को सस्पेंड कर देते हैं। तो डायपॉज में बस 2 बात याद रखना, डायपॉज किसके लिए है, जू प्लैंक्टन्स के लिए, और दूसरी बात क्या करना, सस्पेंशन का एग्जांपल है। किसका है, सस्पेंशन का एग्जांपल। तीसरा आता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन को बोलते हैं समर स्लीप। क्या बोलते हैं, कुछ मछलियां होती हैं, कुछ स्नेल्स होते हैं, फिश एंड स्नेल्स, जो गर्मी में क्या करते हैं, बिल में घुस जाते हैं। कहां घुस जाते हैं, बहुत गर्मी है तो कभी सरफेस पे आएंगे ही नहीं, इसलिए बिल में घुस जाएंगे। इसे बोलते हैं क्या, एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। क्या लिखा, स्नेल्स एंड फिश टू अवॉइड समर रिलेटेड प्रॉब्लम। समर में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, हीट एंड डेसिकेशन। हीट मतलब जानते हैं सब लोग, डेसिकेशन का मतलब होता है क्या होना, सूख जाना, या फिर द हीट से फट जाना, इसे डेसिकेशन कहते हैं। गोज इनटू कूल और सैडी प्लेसेस, वो वहीं पे खूब मतलब ठंडे में कहीं पेड़ के पास चले जाएंगे, या तो स्नेल्स वगैरह पूरा बिल बना के अंदर घुस जाएंगे, अंदर ही अंदर, ठीक है ना। इसे बोलते हैं क्या, समर स्लीप या एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं,
इसके बाद क्या है? हाइबरनेशन। क्या है इसके बाद? हाइबरनेशन में आपको एग्जांपल में बेयर है, ठीक है ना, ये गलत लिखा गया है क्या? ये हरिराम वाला आ गया है सही है? भालू इसी का मतलब होता है? नहीं बाबू, कहना सही है, BEAR होता है, ठीक है। और इसे हम कहते हैं विंटर स्लीप। क्या कहते हैं? तो बाबू जो भालू होते हैं 3-3 4-4 महीना तो दिखेंगे ही नहीं किसी को, एकदम जाके अपना एकदम पूरा, तो भालू बहुत दुबले पतले होते हैं बाबू कट चलिए, नेक्स्ट है डोरमेंसी। नेक्स्ट क्या है बाबू? डोरमेंसी। ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, किसमें आ रहा है अंतर्गत? सस्पेंशन। तो अब देखिए डोरमेंसी का मतलब क्या है। डोरमेंसी जैसे सीड, आप कोई भी सीड खरीदते हो उसको रख लेते हो 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए रख लेते हो। इसका मतलब क्या, वो किस स्टेट में है? डोरमेंसी में है, डोरमेंट पीरियड में है। मींस उसने अपना एकदम मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टॉप कर दिया है। जब तक उसे पानी नहीं मिलेगा, उसको थोड़ी गर्मी नहीं मिलेगी, तब तक वो जर्मिनेट नहीं करेगा। इसको बोलते हैं डोरमेंसी, यानी कि सस्पेंडेड डेवलपमेंट। तो एग्जांपल्स थे, पहला क्या था सस्पेंशन का? पहला एग्जांपल स्पोरुलेशन। क्या था? या तो स्पोर फॉर्मेशन, क्या बोलते हैं उसको? उसमें कौन कौन था? फंजाई, सम प्लांट्स और बैक्टीरिया, ये थे कि नहीं थे? दूसरा क्या था? डायपॉज। किसका एग्जांपल? इसका एग्जांपल बताओ। जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन याद रहेगा। उसके बाद तीसरा क्या था? एस्टिवेशन में फिश एंड स्नेल। उसके बाद क्या था? विंटर स्लीप। उसका एग्जांपल कौन? बेयर। ओके। और डोरमेंसी में कौन? सीड्स। चलिए, हाउ डज ऑर्गेनिज्म कोप अप विथ एक्सटर्नल वेरिएशन ऑफ इन्वायरमेंट। अगर बाहर इन्वायरमेंट बहुत खतरनाक हो गया तो एनिमल कैसे जी सकता है? क्या क्या है? तो बाबू पहला दिया है क्या? रेगुलेट करके। दूसरा कन्फर्मर। तीसरा पार्शियल। चौथा माइग्रेशन। पांचवा, छठा ऑल ऑफ दिस। कुछ भी कर सकता है, डिपेंड करता है कौन क्या करना चाह रहा है, क्या कैपेबल है। समझ रहे हैं? तो याद रखेंगे, इफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज, हाँ वही मतलब चेंज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। तो हम अब बाबू देखो, अगर लिख दिया शॉर्ट ड्यूरेशन, क्या लिख दिया? तो समझ जाओ क्या होगा। नहीं नहीं, हंस लो, क्या होगा? खाली माइग्रेशन। हाँ पलट जाती है तुरंत मुझको याद है। देखो हम ये कह रहे हैं कि अगर शॉर्ट ड्यूरेशन होगा, अगर देखो ध्यान से, अगर बाहर का वातावरण कुछ देर के लिए गड़बड़ है तो हम क्या कर सकते हैं? या तो सस्पेंशन या तो माइग्रेशन, ये याद रखो दोनों। लेकिन अगर लॉन्ग ड्यूरेशन का है तो एडाप्टेशन करेंगे। क्या करेंगे? एडाप्टेशन। तो हमने सस्पेंशन पढ़ खत्म कर लिया, तो इसके बीच में एडाप्टेशन घुस गया है। लेकिन इससे पहले हम माइग्रेशन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? माइग्रेशन, तब एडाप्टेशन पे आते हैं। देखिए माइग्रेशन का मतलब क्या है, याद रखना। माइग्रेशन है टेम्पररी। क्या मीन्स? एक जैसे कि मैंने बताया साइबेरियन पक्षी है, जो साइबेरियन पक्षी है वो जहां रहता था वहां पे 2 महीने के लिए इतनी भयंकर ठंडी पड़ जाती है, इतना भयंकर पूरा बर्फ जम जाता है कि वहां रहने लायक नहीं है। तो वो कहां आ गया? राजस्थान। तो फिर 2 महीने बाद वापस चला गया। तो टेम्पररी आया है ना, टेम्पररी मूव किया है अनफेवरेबल से कहां? फेवरेबल। अब जब उसका अनफेवरेबल फिर फेवरेबल हो जाएगा तो वापस कहां चला जाएगा? वहीं चला जाएगा। इसको बोलते हैं माइग्रेशन। क्या बोलते हैं? इसी का उल्टा होता है क्या? एमिग्रेशन। याद करो, हमेशा के लिए चले जाना, हमेशा के लिए चले जाना। वहां पे फेवरेबल नॉन फेवरेबल की बात नहीं होती है। जिसका मन जहां, मान लो कोई है, कोई पंजाबी कनाडा शिफ्ट हो गया ठीक है ना, कनाडा शिफ्ट हो गया, एमिग्रेट कर गया, खत्म कहानी। तो वो अलग है। अब रीजन क्या हो सकता है बाबू माइग्रेशन का? हरिराम जल्दी बताओ, हरिराम खड़े जल्दी, खड़े। हाँ बताओ क्या रीजन हो सकता है? शर्मा कह रहे हो बे? अपना फूड मतलब क्या? क्वेश्चन सामने है, रीजन फॉर माइग्रेशन, इधर देखो। हाँ नहीं हमको समझाओ तो। फूड के लिए मतलब अगर फूड की उस साइड तो वो माइग्रेट कर जाएंगे दूसरी जगह पे। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा शेल्टर मतलब जगह, रहने का जगह। हाँ तीसरा मीटिंग के लिए। क्या मीटिंग? क्या मीटिंग? मीटिंग को मीटिंग कह रहा है। एवरी मीटिंग इज मीटिंग, बट एवरी मीटिंग इज नॉट मीटिंग। क्या कहना चाह रहे हो बताओ? बैठो कर ध्यान था। मीटिंग देखो, आज बाबू अभी तक हम लोग क्या क्या समझते थे? मीटिंग, इंटरकोर्स, रिप्रोडक्शन, क्वाइटस और आज से नया जोड़ो मीटिंग चलो, तो रीजन बाबू ये है पहला क्या है? शेल्टर, बढ़िया जगह मिल जाए रहने के लिए, ताकि मतलब ज्यादा धूप ना लगे, ज्यादा छांव भी ना हो, ज्यादा ठंडी ना हो, बरसात भी ना हो। दूसरा क्या? फूड के लिए, तो बेसिकली फूड के लिए जाते हैं। और तीसरा क्या है? मेटिंग या ब्रीडिंग के लिए। ठीक है,
अब एग्जांपल है माइग्रेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट निकला होता है एग्जांपल। दो एग्जांपल दिया एनसीईआरटी ने। पहला है कियोलाडो नेशनल पार्क, बता दिया हमने, इसके बारे में बार बार बताया है। दूसरा है सम फिशेस, दिया है एनसीईआरटी ने, नीचे देख लेना। तो दो एग्जांपल दिया है माइग्रेशन का। चलिए हम वापस आते हैं कहां पे, एडाप्टेशन पे। कौन टेशन बाबू? व्हेन चेंजेस अकर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, अगर चेंजेस क्या है, बहुत ज्यादा समय के लिए हैं, तो क्या करना पड़ता है? एडाप्टेशन। कौन टेशन? एडाप्टेशन। एनी चेंज इन मॉर्फोलॉजी, बिहेवियरल, फिजियोलॉजिकल कंडीशन दैट इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड। तो चेंज क्या, कैसा चेंज? बिहेवियर में चेंज, मॉर्फोलॉजी में चेंज, या फिजियोलॉजी में चेंज, कैसा भी चेंज हो जो उसको जीवित रखने के लिए हेल्प करे, उसको बोलते हैं एडाप्टेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्टेशन। वेरी गुड। Many adaptation have evolved over a long evolutionary time and are genetically fixed. याद रखना, कई सारे adaptation जो है वो बहुत लाखों सालों के बाद बने हैं, हुए हैं, और वो क्या होते हैं? जेनेटिकली क्या होते हैं? फिक्स होते हैं कि उनकी संतानें आएंगी तो उस एडाप्टेशन के साथ पैदा होंगी। समझ रहे हैं? जैसे मैं मान लो कि जैसे बर्ड्स हैं, मान लो कुछ बर्ड्स ऐसी थी जो फ्लाइटलेस थी, लेकिन आज क्या है, वो उड़ती हैं। तो उनकी जो आने वाली संतानें पैदा होंगी, कैसी होंगी? उड़ने वाली। लेकिन पहले ऐसा था नहीं, लेकिन इवोल्यूशन हुआ, और इवोल्यूशन हुआ तो उनके पास पंख जो है फंक्शनल हो गए, तो अब उनके बच्चे भी क्या उड़ने लगेंगे। तो जेनेटिकली क्या होता है? फिक्स, क्योंकि वो बहुत मिलियन साल के बाद उनको इनाम मिला है। वो समझ रहे हैं बाबू? याद रखेंगे इसको, क्योंकि अब क्वेश्चन इससे ये बन जाएगा कि जो एडेप्टेशन है कभी जेनेटिकली फिक्स नहीं हो सकता, तो वो गलत स्टेटमेंट है। हो सकता है, हाँ, ऑलवेज नहीं कह सकते। ठीक है ना, याद रखेंगे। अब एग्जांपल है एडेप्टेशन का। पहला कंगारू रैट, दूसरा है डेजर्ट प्लांट। तो कंगारू रैट बाबू क्या करता है? कंगारू रैट कंगारू है क्या? है? अरे नहीं, तो क्यों कहते हैं? हाँ, मतलब अगर देखेंगे दूर से तो कंगारू तो दिखेंगे सब, लेकिन वो चूहे होते हैं। क्या होते हैं? अब देखो है क्या, बहुत छोटे होते हैं, हद से ज्यादा क्या होते हैं, बहुत हद से ज्यादा छोटे होते हैं। अमेजन नदी के तट पे पाए जाते हैं, मतलब कई सारी जगह पाए जाते हैं। अब देखो है क्या कंगारू रैट के बारे में, ये पानी नहीं पीते हैं। क्या? पानी नहीं पीते हैं। और जब पानी नहीं पीते हैं, उसके लिए ऐसा तो है नहीं, पानी की जरूरत नहीं है, तो वो बॉडी में जो उनका फैट है, क्या है? कौन है? फैट। जो फैट है बाबू, उसको ऑक्सीडाइज करते हैं। क्या करते हैं? और जब फैट वो ऑक्सीडाइज होगा तो क्या निकलेगा? एनर्जी। क्या निकलेगा? और साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में पानी। पानी बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट नहीं है, और उस पानी से उनके बॉडी की नीड पूरी होगी। और दूसरा क्या है? जब वो सुसु करते हैं, क्या करते हैं बाबू? जब वो सु करते हैं तो उस केस में सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी रिटेन कर लिया जाए, बाहर क्या निकले? कम पानी। और क्या सपोज क्या करने लगे बे? कम पानी निकले, यानी कि उनके यूरिन में पानी की मात्रा क्या होती है, जिसे हम बोले कंसंट्रेटेड यूरिन। क्या बोलेंगे? डाइल्यूटेड नहीं, कैसा? तो ये दो मैकेनिज्म होते हैं इनका, जिससे कि ये एडाप्टेशन, इसे कहा जाएगा हम लोग फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन कहेंगे इसको। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। याद रखेंगे कंगारू रैट। नेक्स्ट, डेजर्ट प्लांट, जो मैंने बताया था क्यूटिकल क्या होता है इनका? थिक क्यूटिकल होगा। तो बाबू ऊपर थिक क्यूटिकल मतलब वैक्सी लेयर, पत्ते के ऊपर या फिर स्टेम के ऊपर एक लेयर आ जाता है, जिससे क्या होगा कि पानी जो है वो गैस में, या तो कहते हैं रेस्पिरेटरी लॉस क्या हो जाएगा? कम। रेस्पिरेटरी लॉस मतलब क्या होता है? पानी किस फॉर्म में जा रहा है? वेपर के फॉर्म में। ध्यान समझो, अगर पानी वेपर के फॉर्म में लॉस हो रहा है तो उसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी लॉस या ट्रांसपिरेशन। क्या बोलेंगे? लेकिन अगर वो पानी के फॉर्म में ही जा रहा है तो गटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुना होगा आपने, गटेशन, प्योर वाटर ड्रॉप के फॉर्म में। याद रखेंगे इन दोनों बात को। तो थिक क्यूटिकल जो होगा, ये पहला मॉडिफिकेशन हुआ। दूसरा क्या होगा? संकेन स्टोमेटा। स्टोमेटा धंसा होगा एकदम अंदर, और स्टोमेटा धंसा होगा यानी कि सनलाइट के या टेम्परेचर के ज्यादा प्रभाव में डायरेक्ट नहीं आएगा, तो पानी जल्दी से इवापोरेट नहीं होगा। तीसरा क्या है? कैम पाथवे। तीसरा क्या है? कैम पाथवे। सी का फुल फॉर्म बताओ इसका, जल्दी खड़े बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बैठो, सही कह रहा है ना, जरूरी नहीं है याद करना, ठीक, ओके। कैम पाथवे लेकिन याद अच्छी बात है इसमें। तो कैंप पाथवे में इतना समझना कि जनरली जो मतलब नॉन जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, उन सबके पास जो स्टोमेटा होता है दिन में क्या होता है, खुलता है रात में। लेकिन ये सब जो प्लांट होते हैं, जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, उनका स्टोमेटा रात में खुलता है, दिन में याद रहेगा। अरे दिन में बंद रहेगा तो सनलाइट नहीं पहुंचेगा, तो इवापोरेशन लॉस। समझ रहे हैं? वेरी गुड। क्या हुआ? अबे संकेन कहाँ है उनका? संकेन तो अलग है ना। जैसे कि ये तीनों, कोई जरूरी नहीं कि तीनों इसमें प्रेजेंट हो ही।
समझ रहे हो ना? अभी हम लोग, अगर तुम बॉटनिस्ट बनोगे तो देखोगे ऐसा बहुत कम प्लांट हो जो तीनों मॉडिफिकेशन हो। अब देखो, अच्छा मान लो तुम्हारे अगर हम बात मान ले तो संकिन भी है, कैम भी है, तो और अच्छी बात है ना। बोलो, कहते बाहरी गेट लगाए तो क्यों अपने कमरे में हम दरवाजा लगवाएं? समझो बात को, दरवाजा लगवा लो बेटा। तो वही बात है, माइग्रेशन हो गया है। चलिए अब देखें, इसकी बात करते हैं हम, एलेंस रूल की बात करेंगे। हाँ, यहाँ पे आते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तो हमने एडाप्टेशन का 2 एग्जाम्पल देखा। पहला किसका? कंगारू रैट। दूसरा क्या था? डेजर्ट प्लांट। तीसरा क्या है वो देखे, सम डेजर्ट प्लांट लाइक ओपोन्शिया हैव नो लीव्स। कुछ ऐसे भी प्लांट है जिसके पत्ते में नहीं है। पत्ते क्या हैं? अरे पत्ते नहीं रहेंगे तो अपेंडेजेस है नहीं, सरफेस एरिया कम तो वाटर लॉस कम। तो क्या लिखा है? रिड्यूस टू स्पाइन। तो ओपोन्शिया जो है उसमें जो पत्ते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं? स्पाइंस में। स्पाइन मतलब क्या होता है? कांटेदार टाइप का स्ट्रक्चर। और फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? फ्लैटेंड स्टेम। तो क्यों हुआ है ऐसा, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जब अगर बड़े रहते, अगर पत्ता रहता तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता, तो वाटर लॉस भी, तो वाटर कंजर्व करने के लिए। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट, चौथा एग्जांपल देखो, एकदम सीक्वेंस में चौथा एग्जांपल है जो इन कोल्डर रीजन। क्या है ये? कोल्डर रीजन में कैसे अडैप्टेशन होते हैं? एलेंस रूल क्या कहता है? कहता है कि जो ठंडा एरिया है वहां पे जो जानवर रहते हैं उनके कान, उनके लिम्स, उनके नाक, सब कुछ क्या होता है? छोटा छोटा। जो आउटग्रोथ है सब छोटा होंगे। छोटा होगा तो सरफेस एरिया कम, तो हीट का लॉस कैसे ज्यादा, हमें से कहते हैं कौन बोला जाता, मारेंगे। कम क्या होगा? कम होगा तो वो वहां पे सर्वाइव करेंगे। इसी को बोलते हैं एलेंस रूल। क्या बोलते हैं? तो बर्गमैन रूल और एलेंस रूल दोनों समझ में आ गया होगा अब तक तो। ठीक है, इन पोलर सीज, ये देखिए कोल्डर रीजन में 2 एग्जांपल, ए था, ये क्या है? बी। इन पोलर सीज एक्वेटिक मैमल्स के पास होता है ब्लबर। क्या होता है? ब्लबर, यानी स्किन के नीचे फैट का मोटा लेयर। क्या होता है? स्किन के नीचे फैट का मोटा लेयर। इससे क्या होगा कि जो बॉडी का हीट है वो बाहर सराउंडिंग में जाने नहीं। अबे हमको क्या देख रहे हो? हम पोलर सी में रहते हैं, सकता नहीं तो नहीं बड़ा। नेक्स्ट, एक्लिमेटाइजेशन बाबू। नेक्स्ट क्या है? टकलिमेटाइजेशन। टकलिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन बाबू देखिए ध्यान से, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं शॉर्ट टाइम एडाप्टेशन। बहुत कम समय में एडाप्टेशन कर ले रहे हैं। जैसे मान लो हरिराम है, पहाड़ में गए कभी? किसके साथ? हाँ, अकेले? कभी फैमिली को भी लेके जाओ बे। चलो मान लो पहाड़ पे गया है, सब कुछ सही चल रहा था, बहुत ऊपर चले गए, ठीक है ना? मान लो बहुत फिट है तो ऊपर चला, कोई दिक्कत है नहीं, एक बैग टांग के निकल दिया, पहुंच गया 3500 मीटर के ऊपर, ठीक है ना? यानी कि ये जा रहा है उत्तराखंड। कहाँ जा रहा है? क्योंकि वैष्णो देवी तो है नहीं उतना, कितना है वो 1500 2000 है। तो जब पहुंच गया, अब दिक्कतें आने लगी इसको। क्या दिक्कतें आई? दिक्कतें ये आई कि कपार पिराने लगा। उल्टी का एहसास, कपार पिराना, कपार बथना, हाँ बाबू, सांस फूलना। क्या फूलना? कुछ फूले चहना, क्या फूलने लगा? उसके बाद क्या हुआ? नौजिया। क्या जिया? कौन जिया? नौजिया का मतलब क्या है? सर दर्द, घबराहट और जी में चिल्लाना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जी में चिल्लाना। क्या में चिल्लाना? अब ये सब हुआ, ये एक सिम्टम है। ये क्या है? सिम्टम। ये सिम्टम, अब जो बीमारी का सिम्टम है उसको हम कहेंगे एल्टीट्यूड सिकनेस। क्या कहेंगे? सबके साथ हो जरूरी नहीं है, लेकिन 60 से 70% लोगों के साथ होता है। सुनो, साइलेंट, साइलेंस हरिराम। तो मान लो तुम ऊपर गए, सब ढकच दिए। अब उसे कहेंगे एल्टीट्यूड सिकनेस, ऊंचाई वाला बीमारी। कौन वाला बीमारी? अब उस केस में 1 घंटे बाद सब मामला सही हो जाएगा, भले तुम दवाई खाओ ना खाओ। अब कैसे सही होगा? देखो, जब ऊपर हम जाते हैं, ऊपर जाते हैं, बहुत बहुत ऊपर नहीं जाना है, वो तो सबको जाना है एक दिन, लेकिन उससे नीचे आओ थोड़ा, पहाड़ पे हम जा रहे हैं। उस केस में वहां पे जब गए तो वहां पे ऑक्सीजन की डेंसिटी क्या है? एयर की डेंसिटी कम है तो ऑक्सीजन की डेंसिटी कम। डेंसिटी कम मतलब यहाँ के तुलना में बहुत कम है वहां पे मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के। अब क्या होगा? मान लो यहाँ पे तुम एक बार सांस लेते हो तो मान लो खूब 1 लाख मॉलिक्यूल जा रहे हैं ऑक्सीजन, वहां पे बहुत कम जाएंगे। अब देखो, अब वहां पे इतना कम ऑक्सीजन है, उसके लिए आप सांस अपना क्या कर दोगे? तेज कर दोगे। ब्रीदिंग रेट क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे। और बॉडी आपके आरबीसी का प्रोडक्शन क्या कर देगी? बढ़ा देगी। और बाबू बाइंडिंग कैपेसिटी क्या कर देगी? कम। 2 चीज बढ़ रहा है, 1 चीज क्या हो रहा है? ध्यान सुनना, 3 चीजें होती हैं, 3 मॉडिफिकेशंस होते हैं, तब जाके इसे बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन। क्या बोलते हैं?
तो अब पूछा है कि हमारी बॉडी एक्लिमेटाइज कैसे करती है, कैसे एडाप्ट करती है, तो 3 चीजें करके। पहला क्या बताया मैंने, ब्रीदिंग रेट को बढ़ा के, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन पहुंचेगा। दूसरा क्या, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा के, और बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन घटा के। ऐसा क्यों होता है? हाँ, कि मतलब हम जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं तो जल्दी जल्दी पहुंचे सब, बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा रहेगा तो क्या करेगा, और वहां पे जल्दी जाके क्या कर दे, रिलीज भी कर दे, जल्दी जाके क्या कर दे, रिलीज भी कर दे। तो पकड़ के बैठा हुआ है, हम नहीं देंगे ऑक्सीजन, बहुत दूर से लेके आए हैं तो याद रखेंगे इसको, बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगे। चलिए, ये मैंने पूरा इसमें ये लिखा हुआ है। अब आता है बायोकेमिकल एडाप्टेशन। क्या आता है? बायोकेमिकल एडाप्टेशन। आर्किबैक्टीरिया इन हॉट स्प्रिंग, आर्किबैक्टीरिया इन हॉट स्प्रिंग्स। अगर देखेंगे आर्किबैक्टीरिया का मतलब होता है स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, और ये ट्रू बैक्टीरिया नहीं होते हैं, पता है ना। ट्रू बैक्टीरिया कौन होते हैं? यू बैक्टीरिया। मैं बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, अच्छा यू बैक्टीरिया। आर्की, आर्की का मतलब क्या होता है बाबू, कि उसका जो है हाँ, हार्श हैबिटेट में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, उनका जो सेल वॉल होता है थोड़ा स्पेशल होता है। तो आर्की बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं हॉट स्प्रिंग्स में, जहां पे 100 से ज्यादा सेल्सियस डिग्री का है, बिकॉज दे हैव थर्मोस्टेबल एंजाइम्स। तो पूछेगा ऐसा क्यों होता है, पूछा है टीचर से डिस्कस करो, तो करो डिस्कस, कर रहा हूं। देखो क्या थर्मोस्टेबल एंजाइम्स होते हैं इसके पास, क्या होते हैं? थर्मोस्टेबल एंजाइम्स। जैसे कि आपने देखा है कि कितना भी गर्म खाना हो, जब उसको हम एल्युमिनियम की फॉइल पे लपेट लेते हैं, कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। तो क्यों? क्योंकि वो थर्मोस्टेबल है। तो ऐसे ही थर्मोस्टेबल एंजाइम है इसके पास, जो उसको पिघलने या फिर मरने नहीं देगा। नेक्स्ट, a large number of marine invertebrate and fish at a greater depth bear pressure more than 100 times the normal pressure। मतलब जो अंदर, जैसे हमने कहा था कि जैसे फॉर्मूला होता है प्रेशर का, रो जी एच होता है, जैसे हाइट बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो जैसे हम नीचे डीप में जा रहे हैं, वो ओशन में या फिर सी में, समुद्र में, तो जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अब बताओ, हम लोग तो कुछ देर के लिए आते हैं, हालत खराब हो जाती है, जो सी डाइवर्स होते हैं। तो सोचो जो वहां रह रहे हैं कैसे रह रहे हैं, तो उसके लिए एडाप्टेशन क्या हुआ, मोर मायोग्लोबिन। कौन ग्लोबिन? उनके मसल में मायोग्लोबिन की मात्रा क्या है, बहुत ज्यादा है, ताकि माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या हो, बहुत ज्यादा, ताकि एनर्जी भी क्या हो, यानी कि जो प्रेशर झेलने की ताकत भी क्या हो, ज्यादा हो। नेक्स्ट, मोर ट्राइमेथिलामाइन ऑक्साइड। कौन सा है? ट्राई मेथिलामाइन ऑक्साइड एक ऐसा केमिकल है विच प्रिवेंट डिस्टॉर्शन ऑफ प्रोटीन, जो प्रेशर की वजह से प्रोटीन का डीनेचुरेशन क्या कर देगा, रोक देगा। डिस्टॉर्शन मतलब क्या होता है, उसका नेचर मेंटेन रखने देगा, प्रोटीन उसका डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और जो लंग्स होते हैं इनके क्या होते हैं, कॉम्प्रेसिबल होते हैं, एकदम फ्लेक्सिबल होते हैं, टूटेंगे जल्दी नहीं। और लास्ट में जो है एडाप्टेशन का बाबू, फिश इन एंटार्क्टिका। अंटार्कटिका में फिश कैसे रहते होंगे? उनके पास क्या होता है, एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन, जो बॉडी के किसी फ्लूइड को जमने नहीं देता है, उनके बॉडी के अंदर की कोई भी जो भी कंपोनेंट है उसको जमने नहीं देगा। लास्ट में बिहेवियरल एडाप्टेशन का एग्जांपल क्या होगा, बास्किंग ऑफ लिजर्ड इन सन टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। कौन टेम्परेचर बाबू? रहने दे इतना आज, ये वाला एक वीडियो कल बन जाएगा थोड़ा सा ऐसे, ठीक? अरे तो कल बन जाएगा, ऐसे बना दें। अरे ठीक है, कल भी 1 घंटा रुक जाए, कल 1 घंटा बस रुक जाना, और क्या 2 से 3 बस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।